स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर कंप्लीट पेपर करने वाले हैं, तो चैनल पर अंत तक बने रहें और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फाइनल एग्जाम में जो हमारे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं सेक्शन ए, सबसे पहले हम 1 से लेकर 15 तक एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को। तो आइए चलते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है कि पल्स रेट को कैसे मापा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पल्स रेट को मापा जाता है प्रति मिनट धड़कनें, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। पल्स रेट को प्रति मिनट धड़कने से मापा जाता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि तापमान का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग को पता है कि तापमान को नियंत्रण किया जाता है हाइपोथैलस के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सामान्य मनुष्य का जो तापमान होता है वो कितना होना चाहिए? तो 98.6 होना चाहिए। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि 65 वर्ष के बाद के जीवन चरण को क्या कहा जाता है। तो 65 वर्ष के बाद के जीवन चरण को कहा जाता है उत्तर व्यवस्था, अथवा हम लोग इसको बुजुर्ग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुजुर्ग भी कह सकते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। साथ ही प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फेफड़े की आवाज आमतौर पर अस्थमा से जुड़ा होता है। तो इस प्रश्न के लिए आप लोग को ऑप्शन दिया जा रहा है स्ट्रेजर, क्रेकलस, व्हीजिंग और प्यूरल रब। ये चारों में से क्या होगा आंसर? आप लोग जल्दी से हमें कमेंट में लिखें। कुछ प्रश्न आप लोग के लिए भी छोड़ा जा रहा है। साथ ही प्रश्न संख्या 5 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा खासरा रोग का कारक है। निम्नलिखित में से खासरा रोग का कारक क्या है? तो आप लोग को पता है कि खासरा रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कह रहा है कि टाइफाइड से शरीर क्या कौन से अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से हमारे शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो अग्नाशय भी होता है, मस्तिष्क भी होता है और आंत भी होता है। और डी कह रहा है अमाशय। तो ये इनमें से हमारा अग्नाशय और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होता है। तो ये प्रश्न भी आप लोग के लिए है कि अग्नाशय और मस्तिष्क में और आंत, ये तीनों में से इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से किसमें विटामिन डी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो विटामिन डी की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होती है? मछली की यकृत का तेल, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इसके अलावा ये ऑप्शन जो दिया हुआ है, गाय का दूध में भी विटामिन डी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है मछली के यकृत का तेल में, यानी मछली में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु जनित रोग क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि खासरा जो है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि इनमें से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो दांतों की विकृति के साथ कौन सा तत्व है हमारा? तो वो हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोराइड के कारण होता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चेचक होने का कारण क्या है। निम्नलिखित में से चेचक होने का कारण क्या है? आप लोग हमें इस प्रश्न को कमेंट में जरूर लिखें। मिक्सो वायरस, वेरिलेसा वायरस, रूबियोला वायरस और वेरियोला वायरस, ये चारों में से क्या होगा इसका आंसर? आप लोग हमें जल्दी से कमेंट में लिखें। और साथ ही जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करें। आप लोग आज भर का आप लोग को समय दिया गया है। कल आप लोग एग्जाम में देने के लिए जाएंगे, तो जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें। वहीं प्रश्न संख्या नेक्स्ट कह रहा है कि न्यूमेनिक रोग मानव शरीर के निम्न में से किस अंग को ग्रसित करता है। तो मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है न्यूमेनिक रोग? तो फेफड़े को करता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी में पानी भरा नहीं होती है। तो ये प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से टाइफाइड है, हैजा है, फ्लू है। तो इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं। आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब दें।
वहीं प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए करता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वैसे तो सी भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा जो प्रदान करता है वो विटामिन ए करता है। इसके अलावा कई प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप लोग क्वेश्चन के अनुसार चलना है आप लोगों को, और साथ ही धैर्य रखें, संतुलन के साथ एग्जाम लिखें। 30 अंक के जो एग्जाम होंगे आप लोग कुछ ही पलों में बनाकर चले आएंगे, ये हमारा विश्वास है। वहीं प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि इनमें से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? लौह तत्व की कमी से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यानी कि खून की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। इसमें व्यक्ति का शरीर पतला दुबला हो जाता है और मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन होता है। प्रश्न संख्या 15 और आखिरी प्रश्न कह रहा है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग के वाहक है। तो आप लोग को पता है कि ये फैलेरिया का वाहक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुविकल्पीय प्रश्न को हल कर लिए हैं। अब हम सब्जेक्टिव प्रश्न की ओर चलते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी में आप लोग का 2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 अंक के 2 प्रश्न रहेंगे। उनमें से एक 2 प्रश्न बनाने हैं, जिसमें से पहला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओपीडी और आईपीडी क्या है। तो आप लोग को हम बताने जा रहे हैं इस प्रश्न का आंसर। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है। दोनों प्रश्न का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओपीडी और आईपीडी क्या है। और 17 नंबर प्रश्न कह रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को बता देना चाहते हैं कि ओपीडी और आईपीडी में निम्न अंतर है। जैसे कि ओपीडी में मरीजों को डॉक्टर से सलाह मिलती है, निदान होता है और मामूली इलाज किया जाता है। वहीं आईपीडी में मरीजों को सर्जरी, इंटेंसिव केयर और लंबे समय तक इलाज की ज़रूरत होती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ओपीडी में क्या होता है कि ओपीडी में मरीज इलाज के बाद उसी दिन घर लौट आते हैं। वहीं आईपीडी में क्या होता है, मरीज रात भर से लेकर कई दिनों तक अस्पताल में रहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ओपीडी में नियमित जांच, मामूली उपचार और पुरानी बीमारियों की निगरानी की जाती है। वहीं आईपीडी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, गंभीर बीमारियों, जटिल सर्जरी और इंटेंसिव केयर की सुविधाएं उपलब्ध होती है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा था जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है। जैव अपशिष्ट पदार्थ क्या है, अर्थात जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट क्या है। तो देखिए, जैव अपशिष्ट को आमतौर पर विशेष चिकित्सा अपशिष्ट या रोगात्मक अपशिष्ट भी कहा जाता है। इस प्रकार के कचरे को संक्रामक एजेंटों, मानव पशु ऊतकों, शरीर के तरल पदार्थ या नुकीली वस्तुओं से संभावित रूप से दूषित माना जाता है। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जब अस्पतालीय विभाग में हम लोग जाते हैं इलाज के दौरान, तो इलाज के दौरान जो हमारे शरीर के कटे छटे अंग प्राप्त होते हैं, या फिर जानवर वगैरह के इलाज के दौरान में जो उनके तरल अंग या फिर कोई भी शरीर के अंग प्राप्त होते हैं, उसी को जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट कहते हैं। और उसका निपटान करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर उसका निपटान नहीं किया जाएगा तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलेगी, जो पूरे अस्पताल विभाग को संक्रमित कर देगा। और इसका निपटान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो भस्मीकरण है। क्या है? भस्मीकरण। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच में क्या अंतर है। इसके बाद 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जन्मजात प्रतिरक्षा और अनुकूलित प्रतिरक्षा के बीच क्या अंतर है। सेक्शन डी भी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेक्शन डी में क्या कह रहा है, फिजियोथेरेपी के फायदे क्या है। इसके अलावा पीले रंग के थैले में किस अपशिष्ट का निपटान किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी के फायदे क्या है और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच में क्या अंतर है। साथ ही आप लोग का जो सेक्शन डी में प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 अंक के एक प्रश्न बनाने हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सभी प्रश्नों को हम हल करने जा रहे हैं, आप लोग अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में अंतर जानेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना, जबकि स्वच्छता का मतलब है साफ सफाई से जुड़े व्यवहार और आदतें। स्वच्छता का अर्थ होता है कि हमें जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे चारों ओर बीमारियां ना फैल सके। जबकि स्वास्थ्य मतलब क्या होता है, स्वस्थ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि स्वच्छता से बीमारियों का प्रसार रुकता है और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं स्वच्छता से मानसिक विकास और सामाजिक कल्याण में सुधार होता है।
इसके अलावा स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और पर्यावरणीय स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि स्वच्छता के लिए रोज़ाना नहाना, दाँत साफ करना और खाना पीना साफ रखना चाहिए। तो स्वच्छता और स्वच्छ में अंतर क्या है? स्वच्छता क्या है कि वह व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और सभी प्रकार से रोग मुक्त है, और स्वच्छता का अर्थ होता है कि हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई बीमारी उत्पन्न ना हो सके। अब हम फिजियोथेरेपी से संबंधित प्रश्न को देखेंगे, जिसमें से उनके फायदे के बारे में पूछा गया है, और ये 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी में क्या होता है। फिजियोथेरेपी के फायदे में सबसे पहले क्या, इससे चोटों से तेजी से उबरने में मदद मिलती है। इससे बीमारियों के कारण होने वाले दर्द में आराम मिलता है। वहीं इससे तनाव कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे गिरने का खतरा कम होता है। इसके अलावा इससे श्वसन संबंधी समस्याओं को आराम मिलता है। वहीं इससे समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके अलावा इससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। इससे खेलों में प्रदर्शन बेहतर होता है और इससे चोटों की रोकथाम होती है। तो फिजियोथेरेपी से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। तो आज के इस सेशन में हमारा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट प्रश्न को लेकर आएंगे, और ये सारे प्रश्न आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग तैयारी करें, और जो भी क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, छोड़ा गया है, उसका कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। धन्यवाद।